तो आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है जो 10th में पढ़ के आए हो आप, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग बेसिकली प्रिज्म को पढ़ते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, कितने फेसेस होते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म बेसिकली क्या है, एक वेज शेप पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सर्टेन एंगल। तो इसमें कितनी प्लेन सरफेस बोली उसने, दो प्लेन सरफेस कहता है, इस तरह इंक्लाइंड है। टोटल कितनी सरफेसेस होती हैं प्रिज्म की, 5, दो ऐसे, एक बेस और दो ट्रायंगुलर ऐसे, तो टोटल 5 फेसेस है, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये बनाया गया, देखो ये फर्स्ट ट्रायंगल फेस, बैक साइड का ट्रायंगल फेस, ये फ्रंट साइड का रेक्टेंगुलर, ऐसी बैक साइड का रेक्टेंगुलर, एक बॉटम पे। इसके जो ये जो फ्रंट पीस है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, क्लियर। ये जो साइड्स है दो ऐसे, ये रिफ्रैक्टिंग एजेस होती है, रिफ्रैक्टिंग साइड्स होती है, और इसको बोलोगे आप ये लाइन को रिफ्रैक्टिंग एजेस। और फ्रंट फेस को अगर आप ऐसे बीच में से इसको काटोगे तो आपको प्रिज्म का फ्रंट फेस ऐसा दिखेगा, इस तरह का क्रॉस सेक्शन दिखेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल सेक्शन। अब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब ये वाला जो एंगल होगा इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, डिनोटेड बाय कैपिटल ए, क्लियर। तो यही लिखा हुआ है यहां पे कि द एंगल ए इंक्लूडेड बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। Any section of the prism cut by plane perpendicular to the refracting edge is called principal section of prism। मतलब आप प्रिज्म को कहीं से भी ऐसे कट कर दो तो जो सेक्शन आएगा उसको क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल सेक्शन। तो ये बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। अब हम शुरू करेंगे टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो ये है आपका डायग्राम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का, ध्यान से देखना है आप। ये इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराई, यहां पे बनाया नॉर्मल, तो ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है, मतलब ये कितने एंगल पे होगी, यहां पे 90 डिग्री पे। अब लाइट रेयर से कहां जा रही है, डेंसर एयर से प्रिज्म में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये ऐसे जानी थी, देखो ये डॉटेड लाइन बनाई है ना कि ऐसे जानी थी अगर प्रिज्म ना होता, पर ऐसे जाते जाते बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये है ना नॉर्मल पहला, ये वाला, तो ये लाइन जो है ऐसे आ रही थी, किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ, और ऐसे सीधी हो गई, फिर टकराई यहां पे, तो यहां पे दोबारा से रिफ्रैक्शन होगी, तो आपको दोबारा से यहां पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो हमने बनाया ये नॉर्मल, इस तरह ये बना नॉर्मल, ठीक है। अब यहां से लाइट देखो डेंसर से कहां जा रही है, रेयर, तो ये फिर से क्या हुई, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरह नीचे की तरफ हो। तो ये एंगल है मेरा आई, दिस इज, हम देखो अब थोड़ा सा नेम चेंज करेंगे यहां पे। ये पहला इंसिडेंट एंगल है जो नॉर्मल के साथ बना, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड एंगल है जिसको मैंने R1 लिखा। सेकंड फेज पे ये वाला एंगल क्या बन गया, R2, इसको मैं R2 लूंगा, R डैश नहीं लूंगा। तो R2 इज व्हाट, R2 इज इंसिडेंट एंगल इन सेकंड केस, नाम आर दिया बट एक्चुअल में क्या है, इंसिडेंट एंगल है। सेकंड फेज पे जाके जब टकराई तो ये नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल है दैट इज इंसिडेंट एंगल व्हिच इज R2। और उसके बाद ये फाइनल रे निकली जिसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको हम लिखेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस E। बोला था ना इमर्जेंट रे क्या होती है, जब मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो तो फाइनल रे को क्या बोलते हो, इमर्जेंट। तो I is your angle of incidence in first case, R1 is your angle of refraction in first case, R2 is angle of incidence in second case, and E is your angle of emergence or angle of refraction in second case। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमने रिलेशन निकालना है, यहाँ पे किस किस के बीच में, डेविएशन एंगल, इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। अब डेविएशन एंगल क्या होता है पहले वो देखो। डेविएशन एंगल में देखो अगर प्रिज्म ना होता तो ये रे ऐसे जाती इस तरह, है ना, प्रिज्म आ गया तो ये रे ऐसे गई। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कितना एंगल है जिससे वो डेविएट हो गई, उसने अपना रास्ता बदल दिया, ऐसे जाना था बट वो ऐसे चले गई। तो इन दोनों के बीच का एंगल आप पीछे एक्सटेंड करो
इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड किया, यहां पे ये देखो ये बना, और इंसिडेंट रे को आगे ये किया, और ये क्या बन गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितने एंगल से रे जो है वो क्या हो गई, डेविएट हो गई। समझ लगी ये चीज? तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय दैट सिंबल रो। यही निकालना है अब आपने रिलेशन। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटर लो, पहले क्वाड्रिलेटर ए क्यू एन आर, ये वाला क्वाड्रिलेटर ए क्यू एन आर। ए क्यू एन आर में देखो ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म ही हो गया, पहला एंगल तो ए ही हो गया। फिर उसके बाद दूसरा एंगल क्या हुआ, ए क्यू एन, ए क्यू एन। फिर तीसरा क्या हुआ, एन आर ए, और फिर क्यू एन आर। इनका सम कितना हो जाएगा 360। सारे एंगल्स ले लिए, एक ये लिया पहले ए, फिर हमने लिया ए क्यू एन, फिर हमने ले लिया ए आर एन, और लास्ट में ले लिया क्यू एन आर। ये ए एज सच, व्हाट इज ए क्यू एन, 90 डिग्री, क्योंकि दिस इज नॉर्मल ना, ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो यहां पे कितना एंगल होगा 90, और ये भी कितना होगा 90, तो दिस इज 90। ऐसे ही एन आर ए कितना होगा, एन आर ए, ये भी कितना होगा 90, क्योंकि ये क्या है नॉर्मल, तो यहां पे 90 आ गया। और ये क्यू एन आर ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू 360, 90 90 180 हो गया, उधर जाके माइनस हो गया, 360 माइनस 180 विच इज 180। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ लग गया? उसके बाद बढ़ते हैं अब हम, मैंने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल क्यू एन आर क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करके क्या मिल रहा है कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहां पे क्यू एन आर, यहां पे क्यू एन आर, 180 180 बचा गया, कि A इक्वल टू R1 प्लस R2। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर प्रिज्म, कि आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2। अब बारी है डेविएशन एंगल निकालने की। डेविएशन एंगल के लिए अपन ट्रायंगल कंसीडर करने लगे ऊपर वाला QMR। आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल में मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। ये कैसे निकलेगा, ये पूरा आई है, ये पूरा आई है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट ये भी पूरा कितना होगा आई, जिसमें से नीचे वाला कितना है R1, तो ये बचा हुआ रेड वाला कितना होगा I माइनस R1। दोबारा समझो, ये पूरा I था तो ये वर्टिकली ऑपोजिट ये ग्रीन कलर का पूरा कितना हो गया I, जिसमें से नीचे वाला R1 था, हमें तो ऊपर वाला चाहिए, वो कितना हो जाएगा I माइनस R1। सिमिलरली ये E था, ये वाला E है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट अगर देखो आप तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा E, जिसमें से ऊपर वाला कितना हो जाएगा ये वाला E माइनस R2। पूरे वाले में से नीचे वाला क्या कर दिया माइनस, तो ये आ गया I माइनस R1, ये क्या आ गया E माइनस R2। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन एंगल निकाल लेंगे। डेविएशन एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक तो आ गया I माइनस R1 और एक क्या आ गया E माइनस R2। तो यहां से रो इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, I प्लस E माइनस कॉमन R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किसके इक्वल था A, तो रो इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। तो यहां से रिजल्ट आ गया रो प्लस A इक्वल टू I प्लस E। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो पहले आपने याद किया। क्लियर? इससे पहले कौन सा याद करना है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R। देखो कोई डाउट है? नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। ये एज सच क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में।
तो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक तो इंसिडेंट एंगल पे, आई पे करेगा, फिर एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी कर रहा है, वो भी दिख रहा है। उसके बाद बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा, किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करेगा। और फोर्थ है वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपने कौन सी लाइट यूज की है, उसकी कितनी वेवलेंथ है, उस पर डिपेंड करेगा। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस नहीं यहां पे लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको पता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अगर म्यू बता दिया, आई बता दिया, तो आर तो कॉरस्पॉन्डिंगली निकल ही जाएगा। ई क्या है आपका, जो यहां पे फाइनल एंगल है ई, दिस इज ई ना, तो ई इज फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो डिपेंड करेगा आपका इंसिडेंट एंगल कितना है, दूसरा डिपेंड करेगा किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो वो तो दोनों फैक्टर्स बीच में आ ही गए, तो इसलिए ई पे डिपेंडेंस नहीं है। तो ये याद रखना है, ऐसे ही ऑप्शंस में आएंगे, कोई तीन होंगे इनमें से, चौथा वो कोई और ही दे देगा ऑप्शन, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है इस चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, अगेन दिस इज इन योर प्रैक्टिकल, क्लास 12th के प्रैक्टिकल में है ये टॉपिक। ठीक है, आप लोग करोगे वहां पे, इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या है, आप इंसिडेंट एंगल को चेंज करते रहोगे और डेविएशन एंगल को कैलकुलेट करोगे। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे स्टार्टिंग में देखो इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, डेविएशन एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर, इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, डेविएशन एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद एक मिनिमम वैल्यू तक वो कम हुआ, देन अगेन बढ़ना शुरू हुआ, तो वैल्यू क्या होनी शुरू हुई, डेविएशन एंगल की बढ़नी शुरू। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो आपने याद करनी है, हमने देखा जब डेविएशन एंगल मिनिमम था, मतलब बोलते हैं इसको एट मिनिमम डेविएशन, जब आपकी डेविएशन एंगल की वैल्यू क्या थी, मिनिमम, उस केस में प्रैक्टिकली आई और ई की वैल्यू इक्वल आई। इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंस एंगल इक्वल आया जब मिनिमम डेविएशन होती है। तो ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली कंडीशन है, और प्रैक्टिकल में भी यही देखना होता है। एक तो प्रैक्टिकली आपने ये ग्राफ बनाना होता है और आपने चेक करना होता है कि मिनिमम डेविएशन पे आई और ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। क्लियर? उसके बाद दूसरी जो चीज यहां पे आपको पता होनी चाहिए, देखो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, तो ये एंगल दो वैल्यूज पे आ रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। मतलब फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस वी हैव सेम एंगल ऑफ डेविएशन। अब ऐसा कैसे कहते, इसकी जस्टिफिकेशन, तो इसकी जस्टिफिकेशन में वो कहता, आप फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले में जो डेविएशन था डेट इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अगर कहते आई और ई की वैल्यू एक्सचेंज हो जाए तो क्या डेविएशन एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एग्जांपल से समझो, मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म 20, ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं नंबर्स पे। आई की वैल्यू 60 है, ई की वैल्यू 30 है, तो डेविएशन कितना आ जाएगा, 60 प्लस 30 माइनस 20, 70। अब सेकंड केस में क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, आपका चेंज हो गया, आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो 30 है और आपका जो इमर्जेंट एंगल वो कितना है, 60। तब अगर आप रो निकालोगे डेविएशन एंगल, आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो इंसिडेंट एंगल बढ़ के कितना पहुंचा, 60, पर डेविएशन एंगल दोनों केसेस में क्या है, सेम आया। तो इसलिए कहते हैं कि अगर दो एंगल पे सेम डेविएशन आ रहा है, इट मींस फर्स्ट केस में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सेकंड केस में उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एंगल ऑफ इमर्जेंस की। मतलब उस केस में जो पहले का इमर्जेंट एंगल है वो दूसरे केस में क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। समझे बात? जैसे यहां पे है ना, पहले केस में इंसिडेंट एंगल 30 था, इमर्जेंट 60 था, दूसरे केस में इंसिडेंट एंगल 60 हो गया जो इमर्जेंट था वहां पे, और इमर्जेंट कितना हो गया, 30 हो।
कहते हैं फिर क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि वैल्यू इंटरचेंज हो जाए? क्या ऐसा रियल प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये तो चलो आपने इसमें बता दिया। क्या ऐसा कभी होगा कि जब आप इंसिडेंट एंगल 60 रखोगे तो इमर्जेंट 30 आ रहा है, और जब आप इंसिडेंट 30 कर दोगे तो इमर्जेंट 60 हो जाएगा? तो उसके लिए कहते हैं बिल्कुल होंगे। दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कहता आपने इधर से करवाया जब रिफ्रैक्शन, तो आपका इंसिडेंट एंगल आई था, इमर्जेंट एंगल कितना आ गया था? ई। अब सेकंड केस में अगर आप यहां पे प्लेन मिरर रख दो तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? लाइट विल रिट्रेस द सेम पाथ। तो अगर लाइट इधर से जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा? ई के। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो फाइनल एंगल जिसको आप ई लिखते थे वो किसके इक्वल हो जाएगा? आई के। तो ये वैल्यूज इंटरचेंज हो सकती हैं और ऐसा ही होता है। इसीलिए हमें दो डिफरेंट इंसिडेंट एंगल पे क्या मिलता है? सेम डेविएशन एंगल मिलता है। तो यही सब कुछ यहां पे हमने थ्योरी पे लिखा हो, ठीक है। तो एज आई इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस एंड रीचेस अ मिनिमम वैल्यू रो एम एंड देन इंक्रीजेस। Clearly any given value of rho correspond to two angle of incidence। एक क्या होएगा? I। दूसरे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा? E के हो जाएगा, ठीक है। This can be explained by the fact that if a path of ray can be traced back resulting in same angle of deviation। अगर कहते कि आप क्या करोगे, उसके पाथ को दोबारा से क्या कर दोगे? रिट्रेस करोगे, रिवर्स कर दोगे, तो वही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट के इक्वल हो जाएगा और एंगल ऑफ इमर्जेंट किसके हो जाएगा? इंसिडेंट के, रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपको सेम डेविएशन एंगल मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं हो क्यों आया ये पता लग गया, तब की बात है। अब उसके बाद अगर आगे देखिए ये चीज, वी सी दैट देयर आर टू इंसिडेंट एंगल्स corresponding to each angle of deviation, but at minimum angle of deviation there is single incident angle। जब मिनिमम डेविएशन आई थी, ये थी ना मिनिमम डेविएशन, इस केस में तो कितने इंसिडेंट एंगल है? एक ही इंसिडेंट एंगल। यहां तो नहीं दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम वैल्यू। तो मिनिमम डेविएशन पे एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है कहते हैं, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस उस केस में कितना हो जाता है? एंगल ऑफ इमर्जेंट के ही इक्वल निकलता है। मतलब मिनिमम डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये कंडीशन याद रखनी है। जहां न्यूमेरिकल में क्वेश्चन लिख के आ गया मिनिमम डेविएशन हो रही है, वहां आपने ये याद रखना है कि आई को किसके इक्वल कर दोगे? ई के इक्वल कर दोगे। क्लियर? तो ये लिखा है कि व्हेन रो इज इक्वल टू रो मिनिमम, आई इज इक्वल टू ई। दूसरा रिजल्ट ये भी निकल के आता है यहां पे कि R1 एंड R2 इस केस में इक्वल हो जाते हैं। जब मिनिमम डेविएशन होता है कहते हैं R1 एंड R2 इक्वल हो जाते हैं, लेट इट बी R। क्लियर? अब ये कैसे होते हैं उसकी छोटी सी जस्टिफिकेशन दे देते हैं आपको। तो इसकी जस्टिफिकेशन के लिए आप स्नेल्स लॉ लगा दो बस। पहले आप ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने लगे हो, तो इसमें एयर से कहां गई है? ग्लास में गई है। प्रिज्म इज अ ग्लास ना, एयर से ग्लास गई है, तो क्या बना? साइन आई बाय साइन R1, इसको हम R1 ले रहे हैं। और फिर सेकेंड सरफेस जो आपकी AC है, जब आप उस पे लगाओगे ग्लास म्यू एयर, ग्लास से कहां जा रही है? एयर। इस केस में इंसिडेंट एंगल R2 है और आपका रिफ्रैक्टेड एंगल क्या था? E। तो क्या बनेगा? साइन R2 बाय साइन E। उसके बाद आपको ये भी पता है A म्यू G इंटू G म्यू A किसके इक्वल होता है? 1 के। पता है ना ये चीज, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई करोगे तो कट कटा के कितना आंसर आ जाता है? 1। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करो यहां पे, साइन I बाय साइन R1 इंटू साइन R2 बाय साइन E इक्वल टू 1। एट मिनिमम डेविएशन I किसके इक्वल है? E के। तो ये कट जाएगा, बचा क्या? साइन R2 इक्वल टू साइन R1 विच मीन्स R2 इज इक्वल टू R। तो हो गया प्रूफ कि मिनिमम डेविएशन पे अंदर वाले दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर ये चीज? R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू एनी R वैल्यू। तो ये याद रखनी है कंडीशन सब आपने।
तो चार फॉर्मूलेज हो गए। पहला a इक्वल टू r1 प्लस r2, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू i प्लस e माइनस a, तीसरा एट मिनिमम डेविएशन i इक्वल टू e, एंड फोर्थ वन इज एट मिनिमम डेविएशन r1 इक्वल टू r2। क्लियर? अब निकालना एक प्रिज्म फॉर्मूला जो मिनिमम डेविएशन पे निकलता है। तो यहाँ पे प्रिज्म फॉर्मूले में हम ये मानेंगे कि हमारी जो डेविएशन एंगल है वो मिनिमम है। तो उसी के कंडीशन उठाओ, अब उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग i इक्वल टू e होगा और r1 इक्वल टू r2 होगा से r, कोई अपनी तरफ से हमने वैल्यू ले ली r। तो पहले तो उठाया हमने कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, i प्लस e माइनस a, ये होता है। यहां पे रो की जगह रो मिनिमम लिख दिया या रो m लिख दो, i एज सच, e की जगह भी i आ गया माइनस a, तो यहां पे रो मिनिमम प्लस a इज इक्वल टू 2i, i आ गया रो मिनिमम प्लस a बाय 2, ये आ गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद a किसके इक्वल होता है, r1 प्लस r2, दोनों इक्वल है। r प्लस r कितना हो गया, 2r, तो यहां से r किसके इक्वल आ गया, a बाय 2, तो i भी निकल गया, r भी निकल गया। अब लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में म्यू एयर टू ग्लास इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, r1 इक्वल टू आर है। यहां पे साइन आई की जगह आई की वैल्यू को लगा दो, a प्लस रो m बाय 2, और r की जगह r की वैल्यू लगा दो साइन a बाय 2, एंड दिस इज योर प्रिज्म फॉर्म, जो कब लगेगा, जब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम। क्लियर? तो यहां पे a म्यू g है, जिसको क्या लिखोगे आप, म्यू ग्लास बाय म्यू एयर। म्यू एयर कितना होता है, 1, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, म्यू ग्लास मतलब म्यू प्रिज्म। ठीक है? और अगर आपने बाहर का मीडियम चेंज कर दिया, तो शुरू से बोलता आ रहा हूं रे ऑप्टिक्स में कभी भी ऐसा आया कि बाहर का मीडियम एयर की जगह पानी हो गया, तो आपने क्या करना है, अपने फॉर्मूले में म्यू को डिवाइड मार देना है म्यू ऑब्जर्वर के साथ, मतलब बाहर के मीडियम के साथ, जितने भी फॉर्मूले। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। अब इसमें क्या होएगा, आपकी जो लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो बहुत छोटा होगा, छोटे छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, न्यूमेरिकल्स में पता लग जाएगा, बहुत छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तब फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उस केस में देखिए, अगर एंगल छोटे हैं तो अप्रोक्सीमेशन लगेगी। अप्रोक्सीमेशन क्या लगेगी, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू एंगल, ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे अपन स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए बी। तो क्या बनेगा, ए म्यू ग्लास इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन r1। इसमें मैं ये नहीं मान रहा कि मिनिमम डेविएशन हो रही। क्लियर? मिनिमम डेविएशन नहीं हो रही यहां पे, तो हम r1 r2 लेके चलेंगे। अब क्योंकि एंगल छोटे हैं, तो साइन आई को क्या लिख देंगे, आई, और साइन r1 को क्या लिख देंगे, r1, क्योंकि अगर आई छोटा है तो सारे एंगल क्या होंगे, छोटे। अब यहां से a म्यू g को क्या लिख सकते हो, म्यू g बाय म्यू a, i बाय r1। म्यू g को अकेला म्यू लिख दिया, एयर के म्यू को तो 1 ही लिखते हैं अपन, तो यहां से i की वैल्यू आ गई म्यू इंटू r1। व्हाट इज म्यू? म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जो ग्लास का बना हुआ। अब ऐसे ही आप स्नेल्स लॉ लगाओगे एट सरफेस AC। तो AC में ग्लास म्यू एयर आएगा, साइन r2 बाय साइन E, इसी तरह होगा। फिर अगेन एंगल छोटे हैं, r2 बाय E आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे, म्यू एयर बाय म्यू ग्लास इक्वल टू r2 बाय E। म्यू एयर इज 1, म्यू ग्लास को म्यू लिख रहे हैं, r2 बाय E, यहां से E किसके इक्वल आ गया, म्यू इंटू r2। तो यू हैव I, यू हैव E, निकालना है डेविएशन। तो डेविएशन का तो एंगल फॉर्मूला बताइए आपको, क्या था, रो इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई की जगह म्यू r1, ई की जगह म्यू r2 माइनस ए, म्यू कॉमन
R1 प्लस R2 माइनस ए, और ये R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है? ए के, तो यहां से ए कॉमन, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो जहां पे छोटे एंगल पे इंसिडेंट होगी लाइट प्रिज्म पे, वहां आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्लियर ये चीज? यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेविएशन एंगल जब छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे निकालना होता है आपने, उस केस में डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, छोटे, तो फॉर्मूले में आ ही नहीं आता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन तो पता ही है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से निकलती है तो क्या होता है, 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है। सबसे नीचे कौन होता है? वॉयलेट, और सबसे ऊपर कौन होता है? रेड। तो डेविएशन एंगल किसका कम होता है? रेड का। वॉयलेट का डेविएशन का होता है ज्यादा, तो वॉयलेट डेविएट ज्यादा करती है और रेड डेविएट कम करती है। ठीक है, यहां पे डिस्पर्शन का कॉज बताया गया है, ये कॉची रिलेशन है। कॉची रिलेशन क्या कहता है कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा 4। यहां से मतलब सिंपल सी बात कि जो म्यू होगा वो वेवलेंथ के क्या होती है? इनवर्सली, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है, उसके लिए जो अब देखें, अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है किससे? वॉयलेट से, तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा रेड से, क्योंकि इनवर्सली है। ठीक है, तो यहां पे अब इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डेविएशन एंगल वाली इक्वेशन में अगर आप वैल्यूज को पुट करो, तो डेविएशन एंगल में जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड करती है? म्यू पे। जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका डेविएशन क्या होगा? ज्यादा। तो वॉयलेट के लिए म्यू ज्यादा होता है, इसलिए उसकी डेविएशन क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे दी उसने कि इसीलिए वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट करता है और रेड की डेविएशन क्या होती है? कम होती है। क्लियर ये चीज समझ लग गया? नेक्स्ट है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या है? आपने एंगल में मेजर करके बताना है कि कितनी डिस्पर्शन हुई। तो क्या होगा, देखो यहां पे, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स वॉयलेट एंड रेड। अगर आपने प्रिज्म की एंगुलर डिस्पर्शन निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? पहले आप क्या करना, वॉयलेट कलर की डेविएशन निकालना। ये लाइट आ रही थी ना ऐसे, इस तरफ ऐसे आ रही थी सीधा, वॉयलेट कलर यहां से ऐसे चला गया, डेविएट होके नीचे की तरफ, और जो रेड कलर है वो कुछ ऐसे करके यहां पे डेविएशन। तो रेड का डेविएशन एंगल निकालना है, इसको एक्सटेंड किया, ये बना रेड का डेविएशन एंगल। वॉयलेट का डेविएशन एंगल निकालना है तो वॉयलेट को पीछे की तरफ डेविएट करना, तो ये बन गया वॉयलेट का डेविएशन एंगल। डिस्पर्सिव जो आपने एंगुलर डिस्पर्शन निकालना वो कैसे निकलेगा? वॉयलेट के डेविएशन एंगल में से रेड का डेविएशन एंगल क्या कर दोगे? माइनस कर। तो ये याद रखना, कभी भी आपको प्रिज्म की एंगुलर डिस्पर्शन पूछी है तो इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ डेविएशन एंगल बाय द एक्सट्रीम कलर्स। एक कौन होएगा? वॉयलेट, और एक कौन होएगा? रेड। आगे निकाल के भी दिखाया हुआ है यहाँ पे। अगर आपसे रेड की डेविएशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। डेविएशन का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए। रेड के लिए आप म्यू में रेड कलर का वेवलेंथ, और वॉयलेट के लिए आप म्यू में वॉयलेट कलर का वेवलेंथ पुट कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दोगे, और इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहां पुट करोगे, कट कटा के आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाए, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। क्लियर? तो दो कलर्स के बीच में अगर आपसे एंगुलर डिस्पर्शन पूछा गया तो भी यही फॉर्मूला, जिन दो कलर्स का बोला गया उन दो कलर्स को रेफरेंस ले लें। पर अगर प्रिज्म का बोला है तो रेफरेंस में एक रेड आएगा और एक कौन आएगा? वॉयलेट। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट इज डिस्पर्सिव पावर। एज सच न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटी छोटी चीजों के। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन तो पता लग गया आपको, वॉयलेट के डेविएशन एंगल में से रेड के डेविएशन एंगल माइनस कर दो। मीन डेविएशन कैसे निकलेगा? मीन डेविएशन के लिए आप वॉयलेट के डेविएशन प्लस रेड का डेविएशन डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 2। समझ लगी ये चीज? दिस इज मीन डेविएशन। और ये जो मीन डेविएशन आती है ये अप्रोक्सीमेटली येलो कलर की डेविएशन आती है।
ठीक है, अगर आप इसकी मीन निकालोगे ना तो ये जो है येलो कलर की डेविएशन बता देता है। तो इसका मतलब अगर आपको कभी भी येलो लाइट की डेविएशन एंगल दी है तो उसको आप मीन डेविएशन की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो बस आपने इसकी रेशो करनी, ठीक है, रेशो करके यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट करें। ये तो ऑलरेडी निकाल दिया था आपने, किसके इक्वल आया था, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इनटू ए। यहाँ पे मीन डेविएशन में जो म्यू आएगा वो भी कौन सा आएगा, मीन। अब मीन म्यू कैसे निकलेगा, सेम म्यू वॉयलेट प्लस म्यू रेड डिवाइडेड बाय 2। जो किस कलर का किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, येलो कलर। तो मीन इज रिलेटेड टू येलो। क्लियर ये चीज। तो यहां पे वैल्यूज को पुट करना है, ए से कट जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। और डिस्पर्सिव पावर से पता क्या लगता है, जिसकी जितनी ज्यादा डिस्पर्सिव पावर होगी उतना ही उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ये 7 कलर्स जो स्प्रेड होगा वो ज्यादा स्प्रेड होगा, उसका स्पेक्ट्रम उतना ही क्या होगा, विथ वाइज चौड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी डिस्पर्सिव पावर जो है, स्प्रेड करने की पावर जो है वो क्या होगी, ज्यादा। क्लियर ये चीज। So this is all about the theory portion. Next अपन करेंगे numerical part. Clear?